नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। आज जिस कहानी का जिक्र लेकर मैं आपके सामने आया हूं वो बहुत ही दिलचस्प है। इसमें बदले की भावना भी है, वर्चस्व की भूख है और दुश्मनी की आग के इर्द गिर्द चले इस सफर की दास्तां पूरी फिल्मी है। लेकिन इस कहानी में कोई हीरो नहीं बल्कि एक विलेन है जिसको बाहुबली डॉन और माफिया नाम से जाना जाता है, जिसके गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी है और उसकी दुश्मनी की अदावत में जलता हुआ पूर्वांचल है। क्रिकेट की पिच से सियासत की फील्ड तक और सियासत की फील्ड से जुर्म की दुनिया तक का मुख्तार अंसारी का सफर अगले आधे घंटे तक मेरे साथ देखिए। ऑलराउंडर से अंडरवर्ल्ड तक का सफर। पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बनने की कहानी। बैट बॉल छोड़कर बंदूकों से खेलने वाला बाहुबली। जिसकी रंजिश में जल उठा पूरा पूर्वांचल। किसी का रॉबिन हुड, किसी के लिए माफिया। मुख्तार से माफिया बनने तक की कहानी। इस दुनिया में दो तरह के अपराधी होते हैं,
एक जो बचपन से ही जुर्म की दुनिया में पहुंच जाते हैं और दूसरे वो जिनको जुर्म की दुनिया में कोई घटना लेकर जाती है। मुख्तार दूसरी किस्म का अपराधी है। एक गौरवशाली इतिहास वाले परिवार में जन्मे मुख्तार अंसारी ने रंजिश के चलते जुर्म की राह चुनी और फिर जिन राहों पर वो इतना आगे निकल गया कि वहां से लौटना भी नामुमकिन है। क्रिकेट खिलाड़ी से अंडरवर्ल्ड का माफिया मुख्तार कैसे बना, आज खुद मुख्तार बताएगा। ये रिपोर्ट देखिए। रॉबिन हुड, सियासत की दुनिया में ये वो लफ्ज है जो नेताओं के लिए गंगा जल का काम करता है। इस एक लफ्ज के सामने हर वो काम छिप जाया करता है जिसकी गिनती जुर्म की दुनिया में हुआ करती है। कर्म चाहे जैसे भी हो, कानून चाहे कुछ भी कहे, बस इस एक लफ्ज का इस्तेमाल कीजिए और सब कुछ धुल जाएगा। और इसी लफ्ज के सहारे मैं मुख्तार जुर्म की दुनिया से राजनीति के संसार में पहुंचा और राजनीति के गलियारे से जेल की 4 दीवारियों में कैद हुआ। लेकिन मेरी जिंदगी का सफरनामा इतना सीधा भी नहीं है। शुरुआत कहां से हुई जानने के लिए मैं आपको एकदम शुरू में लेकर चलता हूं। एक दौर हुआ करता था जब मैं कॉलेज जाया करता था। आम लोगों की तरह मेरी भी जिंदगी थी। क्रिकेट का शौक था, फास्ट बॉलिंग में हाथ आजमाया करता था। लेकिन वक्त के साथ जिंदगी बदली और जिंदगी के साथ तौर तरीके बदले और बदलते दौर के साथ मुझे भी बदलना पड़ा। 80 के दशक में छात्र राजनीति में दबदबा बनाने की शुरुआत हुई और फिर 1984 में बीए की पढ़ाई पूरी होने के साथ ही मखनू गैंग से ताल्लुक रखना शुरू कर दिया। इसी मखनू गैंग की टक्कर साहिब सिंह गैंग से होती थी और फिर दौर 1988 का आया जब मेरे हाथों चली गोलियों ने पहली बार किसी के कत्ल को अंजाम दिया। वो कत्ल था मंडी परिषद के ठेकेदार सच्चिदानंद राय का और फिर मेरे निशाने पर आया त्रिभुवन सिंह का कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह। मुख्तार अंसारी का बाहुबली बनना अकस्मात नहीं हुआ है। इसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है। इनके ऊपर आज की तारीख में 53 मुकदमे कायम हो चुके हैं और बताया जाता है कि 15 या 16 मुकदमे आज भी विचाराधीन हैं। पहला मुकदमा वर्ष 1988 में हत्या का पंजीकृत हुआ था। गाजीपुर की जमीन पे जातीय संघर्ष में इनके द्वारा एक पक्ष के साथ आकर के दूसरे पक्ष के ऊपर हिंसक आक्रमण और अपराध किए गए। कालांतर में इन्होंने अपना गिरोह तैयार कर लिया और जबरन धन वसूलना, ठेके पे हत्या करना, इसके अलावा गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत इनका कई बार चालान हो चुका है, रासुका में चालान हो चुका है। लेकिन जो इनकी सिलसिला शुरू हुआ था कि बाहुबली बनने के सिलसिले में जो धनबल आया, वो सरकारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा करना, लोगों से औने पौने दाम पर ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी, भय और आतंक का वातावरण व्याप्त करके उसको ज़बरदस्ती उसकी रजिस्ट्री करा लेना, इसके अलावा बूथ कैप्चरिंग करना और अन्य आपराधिक गतिविधियों पे जो सामान्य ठेके आदि होते हैं उसमें भी भय और आतंक के आधार पर उनको हथिया लेना, एक तरीके से ठेकों पर भी एकाधिकार जमा लेना। जुर्म की दुनिया में जैसे जैसे मेरा कद बढ़ता गया वैसे वैसे गुनाहों की फहरिस्त भी संगीन होती गई और संगीन होते गुनाहों के बीच दुश्मनों की तादाद भी बढ़ती रही। पता ही नहीं चला कब ब्रजेश सिंह के साथ दुश्मनी बढ़ गई। जेल में ब्रजेश की मुलाकात त्रिभुवन से हुई और जुर्म की दुनिया में दाखिल हो चुके ब्रजेश को त्रिभुवन की शह मिली। उसके टारगेट पर मेरा नाम आने लगा। हाँ, भले ही मेरी पकड़ सरकारी ठेकों पर थी, मेरा दबदबा था पीडब्ल्यूडी में, मेरा ही सिक्का चलता था, फिर वो कोयले के ठेके हों या रेलवे के टेंडर। लेकिन अब इस पूरे दबदबे को चैलेंज करने लगा था 24 साल का एक लड़का ब्रजेश सिंह। और यहीं से शुरू होती है पूर्वांचल में गैंग वॉर की कहानी। 1996 में वो यहाँ से बसपा के बैनर तले विधायक हुए। इसके पहले ठेकेदारी को लेकर, कोयला व्यवसाय को लेकर गाजीपुर और बनारस में बहुत सारी हत्याएं और गैंगवार हुआ। आपको बता दें कि 80 के दशक के बाद
80 के दशक के पहले जो राजनीति थी उसका अपराधीकरण नहीं हुआ था, लेकिन 80 के दशक के बाद जब से मुख्तार अंसारी या अन्य तमाम लोग जो अपराधीकरण के द्वारा राजनीति में आए, तो ये जो राजनीति का बहुत बुरा कालखंड है। दुश्मनों की तादाद बढ़ रही थी, जरूरत थी एक मजबूत आधार बनाने की, एक ऐसा आधार जिसके सहारे अपने वर्चस्व को कायम रखा जा सके, और ये आधार मिला राजनीति। 90 के दशक में राजनीति में एंट्री तो हुई, लेकिन ब्रजेश सिंह के साथ अदावत जारी थी। कई बार आमने सामने की लड़ाई हुई, लेकिन किसे पता था ये लड़ाई 4 दशकों तक चलेगी। हालात ये हुए कि धनबल और बाहुबल बढ़ते बढ़ते राजनीति में इनका प्रवेश हुआ, और यहाँ तक कि जेल में रहते हुए भी इन्होंने कई बार निर्वाचन में कामयाब भी हुए। तो एक अजीब सा एक सम्मिश्रण तैयार हुआ, एक तरफ राजनीतिक शक्ति, दूसरी तरफ नाजायज धन की प्राप्ति से धनबल बाहुबल जो अपराधियों का साथ हुआ। आखिर ऐसा कौन सा शातिर अपराधी है हिंदुस्तान का जो इनके साथ नहीं हुआ? पंजाब के रॉकी और डिम्पी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजवीर रमाला, संजीव जीवा, आप जिसका नाम लें वही इनके गिरोह के सदस्य रहे हैं। अच्छे से अच्छा हथियार इन्होंने प्राप्त किया। हथियारों में ये भी बताया जाता है कि कुख्यात पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जो बिहार के थे, उनसे इनके बड़े नज़दीकी संबंध थे। उनके माध्यम से इन्हें AK-47 प्राप्त हुई। एक तरफ बाहुबल की ताकत थी तो दूसरी तरफ राजनीति से मिली शोहरत, जिसके बाद ताकत और शोहरत के साथ कब अपराध के दलदल की गहराई में मैं समाता गया, इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ। लेकिन अपराध के मकड़जाल में फंसते फंसते मैं काफी आगे निकल गया। जो भी रास्ते में आया उसको मिटाना शुरू कर दिया। कई जाने गए, कारोबारी मारे गए, गुंडे बदमाशों के साथ खाकी भी निशाने पर आई। लेकिन अब वो वक्त आने वाला था जब इस दुश्मनी में खादी को भी मौत का स्वाद चखना था। दौर साल 1996 का था, जब बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मऊ विधानसभा सीट से जीतकर मैं लखनऊ पहुंचा। अब प्रदेश का सिस्टम सीधे मेरे हाथों में था और ब्रजेश सिंह के लिए मुसीबतों वाले दिन शुरू होने वाले थे। फिर साल 2001 की गर्मियों में गाजीपुर में ब्रजेश से सीधी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के बाद खबर उड़ी कि ब्रजेश सिंह मारा गया। लेकिन मऊ से मेरे सामने एक ही चुनौती थी। उस चुनौती का नाम था बीजेपी नेता कृष्णानंद राय। लेकिन तभी पता चला कि ब्रजेश सिंह जिंदा है। कृष्णानंद राय ने उसे अपने साथ मिला लिया। इसके बाद जो हुआ वो आने वाले कई सालों तक दुनिया के किसी हिस्से में किसी राजनेता के साथ नहीं। अब घटनाक्रम ये है कि हम सब लोग बाहर खड़े थे, बड़े भैया खड़े थे, गाड़ी सामने खड़ी थी, उस गाड़ी में बैठा था, कुछ हल्की हल्की बरसात हो रही थी, गेट के बाहर की बात है, खड़े थे। उसी समय एक मारुति वैन आई, उस मारुति वैन के अंदर ये लोग बैठे थे और इन लोगों ने उतर कर बाकायदे मुख्तार अंसारी और इनके सभी जो उसमें नामजद लोग हैं, लोग उतर कर उसमें वहाँ पर इन्होंने गोली मारी और गोली मारकर फिर ये लोग भागे। हम लोगों ने पीछा किया, चिल्लाया। उसके बाद भी बगल में चेतगंज थाना था, चेतगंज थाने में भी सूचना गई, पर कोई फोर्स और कोई व्यक्ति नहीं आई और बड़े भाई गिर गए। हम लोग उनको यहाँ से अस्पताल लेकर गए कबीर चौरा, जहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मुख्तार अंसारी कई जघन्य अपराधों में वांछित हैं, जिसमें अब तो खैर बरी भी हो गए हैं। उसमें नंद किशोर रूंगटा अपहरण और हत्याकांड, इसके अलावा कृष्णानंद राय हत्याकांड, जिसके बारे में यह जानना आवश्यक है कि षड्यंत्र के तहत राजनीतिक और व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण एक षड्यंत्र के तहत कृष्णानंद राय जी को घेर करके उनके काफिले के ऊपर लगभग 1000 गोलियां चलाई गई थी। उसमें LMG का इस्तेमाल हुआ, जो पाकिस्तान और ईरान की एक राइफल है G3, उसका इस्तेमाल हुआ, जो स्वचालित है, 7.62 कैलिबर की होती है और ऑटोमेटिक और बर्स्ट फायर कर सकती है। LMG का इस्तेमाल किया। LMG कहाँ से प्राप्त हुई? इन्होंने अपने गनर के माध्यम से राष्ट्रीय राइफल कश्मीर से एक कर्मचारी को प्रेरित किया, प्रलोभन दे करके कि वो भगोड़ा बन जाए और LMG लेके भाग जाए। मुन्नर यादव और उसका एक रिश्तेदार था
बाबूलाल यादव, इन दोनों के षड्यंत्र के तहत कर्मचारी राष्ट्रीय राइफल से एलएमजी लेकर के भगोड़ा हो गया और एलएमजी इनको मुख्तार अंसारी के गिरोह को दे दी गई। ये सारी बातचीत जो है एसटीएफ ने वांछित अनुमति प्राप्त करके ये रिकॉर्ड किया और आज भी एसटीएफ के पास ये टेप रिकॉर्डिंग उपलब्ध बताई जाती है। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार की मुश्किलें बढ़ना शुरू हुई और इस हत्याकांड के साथ ही सब कुछ बदल गया। मुख्तार की जिंदगी में कृष्णानंद राय हत्याकांड ने क्या रोल निभाया और उसके बाद मुख्तार की जिंदगी ने उसको किस मुकाम पर लाकर रख दिया, ये रिपोर्ट देखिए। असली मुश्किलों की शुरुआत यहीं से होती है। कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में पुलिस के पास सबूत थे, लेकिन उससे पहले मेरी मुश्किलें तब भी बढ़नी शुरू हुई जब मऊ में हुए दंगों में मेरा नाम आया। सियासत में मेरे पांव तो वहां से मजबूत हुए, लेकिन उस दंगे के नतीजों ने मेरी सियासत पर सवाल भी खड़े किए और सवालों के घेरे में मुश्किलें भी बढ़ती गई। 2005 में मऊ में बहुत भयंकर दंगा हुआ। दंगे का कारण था उस समय दुर्गा पूजा का त्योहार चल रहा था और पंडाल को लेके एक मस्जिद में एक पंडाल का एक बांस जो बम्बू जिसको बोलते हैं वो लग गया, जिसको लेके छोटी मोटी उस समय घटना हुई। उस समय जिला पंचायत का चुनाव चल रहा था, यही जो इस समय पंचायत चुनाव है और पर्चा दाखिला का चुनाव था। वो वर्तमान समय में मऊ में मुख्तार अंसारी मौजूद थे। अपने तमाम लोगों को उन्होंने टिकट देकर और उसको ऑर्गेनाइज करके वो चुनाव लड़वा रहे थे। जैसे उनको पता चला कि वहाँ वारदात हुई है चौक साइड में मऊ सदर, वो तुरंत मौके पर पहुँचते हैं और उनको देखते ही वहाँ की जो जनता थी या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ की जनता काफी उग्र हो जाती है और फिर नंगा नाच हो शुरू हो जाता है। एक तरफ दंगों से मेरे तार जुड़े तो दूसरी तरफ तत्कालीन डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने कार्रवाई शुरू कर दी। कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की सीबीआई जांच शुरू हो गई और इस सब का नतीजा ये हुआ कि पुलिस का शिकंजा मेरे इर्द गिर्द कसता गया। हाँ, मैं बचता गया, लेकिन अब सवाल राज्य सरकारों पर भी उठने लगे थे। मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी हमेशा सरकार के द्वारा पोषित रहा हुआ है। पूर्व की सरकार भी पोषित करती रही हैं, सपा बसपा की सरकार भी उन्हें पोषित करती रही है और वर्तमान की सरकार भी कहीं न कहीं से पर्दे के पीछे से कहीं न कहीं दिमाग लगाकर उनको पोषित कर रही है और सरकार इनको सही समय पर आने पर इनका इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये लोग निश्चित तौर से किसी के सगे नहीं हैं। पूरी तरीके से ये अपराध करते हैं और अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और उसमें शामिल रहते हैं। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मेरे बड़े भाई की हत्या में कोई षड्यंत्र नहीं है, मुख्तार अंसारी सीधे शामिल हैं उसमें। कब हुआ था वो? ये 3 अगस्त 1991 की घटना है और ये हमारे घर के पास की घटना और मैं साथ में था, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने बताया कि मुख्तार अंसारी उसमें हमारे भाई की हत्या की है और मैं वादी मुकदमा भी हूँ। मैंने भी ही उस मुकदमे में FIR भी किया है और लगातार हम लोग उस पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ हद तक सरकारों का साथ मिला, लेकिन आरोप गंभीर थे। तत्कालीन डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने कार्रवाई जारी रखी थी। यहाँ मुझे राजनीति में अपने दबदबे की मदद मिली। डीएसपी शैलेंद्र सिंह को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया, लेकिन पापों का घड़ा एक न एक दिन भरना शुरू ही हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ। शैलेंद्र सिंह जो डिप्टी एसपी ने इसकी विवेचना की थी, दुर्भाग्य से शासन प्रशासन ने उनके ऊपर अवैधानिक दबाव डाला। दबाव जब उन्होंने मानने से इनकार कर दिया तो ऐसे हालात पैदा कर दिए कि शैलेंद्र सिंह को सेवा से त्यागपत्र देना पड़ा मजबूरी में। बहरहाल एलएमजी प्रकरण में पोटा जो लगाया गया वो इसी तरीके से 2 नीचे के कर्मियों के ऊपर तो लगाया गया, मुख्तार अंसारी पर पोटा हटा लिया गया। इससे ज़्यादा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो नहीं सकती है। सारे सबूतों के बावजूद राजपत्रित अधिकारी के संस्तुति के उपरांत भी मुख्तार अंसारी के ऊपर वो कार्रवाई नहीं हुई जिसके कि वो हकदार थे और पूरी तरीके से कानूनी तौर पे उन पे होनी चाहिए थी। कालांतर में अगर आप देखें कि कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ गाड़ी, बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदने के लिए एलएमजी प्राप्त की गई थी। उनके बदन से पोस्टमार्टम के बाद बताया जाता है 63 गोलियां निकली। इस तरीके के जघन्य हत्याकांड में भी
मुख्तार अंसारी बरी हो गए। क्या कारण था? पक्षद्रोह, विधायकों का हॉस्टाइल हो जाना, वांछित पैरवी का न होना, यह चीज विचारणीय है। लेकिन यह भी संतोष का विषय है कि शासन प्रशासन ने इस केस में अपील करने का निर्णय लिया है। बदलते वक्त को देखते हुए मैंने अपने तरीके बदले, पार्टियां बदली, दोस्त बदले, दुश्मनों को बदला, लेकिन मऊ में अपना दबदबा जारी रखा। लेकिन इन सब के बीच दुश्मनी और कानून के साथ खिलवाड़ अब काल बनने लगा था। लेकिन तुर्की बोलने का जो सवाल है वो ये है कि यह जो मऊ सदर की सीट है वो मुस्लिम बहुल सीट है और वह पैसा रुपया इतना ज्यादा अपना स्ट्रक्चर बना लिए थे, क्योंकि बाहुबल और ठेकेदारी जनता को यही पसंद है। लग्जरी 10 गाड़ियां लेकर कोई चले, 10 हथियार लेकर चले तो पब्लिक भी एक ग्लैमर पसंद करती कि भाई इनके ये काफी सामर्थ्यवान है। और ये चूंकि सीट भी ऐसी थी, कुछ और भी जो इनके अपने बिरादरी की सीट मतलब वोट नहीं था, उसको केन प्रकार साम दाम दंड भेद सब यह प्रयोग करते अपना चुनाव जीतने। किसे पता था कि करीब 1.5 दशक पुराना हत्याकांड पंजाब से मुझे यूपी लाने के लिए मजबूर कर देगा। अभी तक पंजाब की रोपड़ जेल में मैंने तमाम गुनाहों की सजा काटी, लेकिन वक्त के साथ बढ़ते अपराधों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अभी तक कानूनों के साथ मैंने कठपुतली की तरह खेला, लेकिन हर खेल को खत्म करने का एक वक्त आता है और मेरा खेल भी अब ऐसे पड़ाव पर आ गया जहां से वापसी का रास्ता मुश्किल हो चला है। इस केस में अपील और जो अभी 15 केसेस है, जिसमें आज पता लगाया है कि एक केस और है जिसमें जेलर के साथ मारपीट और गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया है। इन सब केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के कुशल और अनुभवी अधिवक्ता लगा करके, प्राइवेट लॉयर्स लगा करके डे टू डे हियरिंग कराएं और ये सुनिश्चित करें कि इसमें इनके ऊपर इनको सजा हो जाए। सजा होने के बाद कम से कम ये राजनीति से तो खारिज हो ही जाएंगे और बेदखल हो जाएंगे, जिससे कि कुछ तो राहत जनता को मिलेगी, क्योंकि इनका संबंध शहाबुद्दीन से है, इनका संबंध ऐसे अवांछनीय तत्वों से है। प्रदेश अभी भूला नहीं कि मऊ दंगे के बाद किस तरीके से आप एक समुदाय विशेष के अघोषित नेता बन गए थे और उनके संरक्षक बन गए थे। आपकी छवि एक मसीहा की तरह आपने बनाने की कोशिश की थी, जिसकी आड़ में एन केन प्रकारेण नाना प्रकार के फंड आपको प्राप्त हुए। 2 प्रकरण और ये डॉक्टर अलका राय की जो एम्बुलेंस प्राप्त हुई है, ऐसा नहीं कि सचिन वाजी ऐसे कलंकित पुलिस अधिकारी का एकाधिकार महाराष्ट्र में है। हमारे यहाँ भी ऐसे अवांछनीय तत्वों की कमी नहीं है जिन्होंने इस तरीके के फर्जी दस्तावेज बनवा करके ये वाहन इनके पास था, तो हमारी पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि इसको देखें, इन गाड़ियों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस पूरी जांच करें, बुलेट प्रूफिंग कैसे हो गई। लेकिन मैं ऐसा था नहीं, कोई भी नहीं होता। वक्त और हालात ने मुझे डॉन बना दिया। लेकिन याद रहे, मैं वही मुख्तार हूं जिसको लोग रॉबिन हुड भी मानते थे। मैं वही मुख्तार हूं जिसके सामने एक वक्त में हजारों हजार लोग फरियाद लेकर आते थे। मैं वही मुख्तार हूं जिसने जुर्म की दुनिया में राज तो किया, लेकिन कभी जाना नहीं चाहता था। 880 किलोमीटर की लंबी यात्रा दोपहर 2 बजे पंजाब के रोपड़ जेल से शुरू हुई थी और बांदा में 4:27 पर वो यात्रा पूरी हुई। हालांकि पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की खबर लेते रहे, यहाँ तक कि प्राइम न्यूज़ भी पल पल की खबर देता रहा। और सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिली कि एम्बुलेंस में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो कि अलका राय ने खुद मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है और कहा है कि इस तरह का फर्जीवाड़ा खोल करके योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। और आगे भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो इस एम्बुलेंस के फर्जीवाड़े में और भी कई लोग शामिल होंगे, वो भी बहुत जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हालांकि देर शाम जेल मंत्री जैकी ने बयान दिया है कि मंडल कारागार को सख्त आदेश दिए हैं, एडीजी जेल को भी आदेश दिया गया है कि मुख्तार अंसारी को बांदा मंडल कारागार में किसी भी तरह का वीवीआईपी ट्रीटमेंट ना दिया जाए, उसे आम कैदियों की तरह रखा जाए। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।